हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं और संवैधानिक विकास को देखा जाए दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को दो भागों में डिवाइड किया गया था। तो पहला जो पार्ट था वह है कंपनी का शासन और दूसरा है ताज का शासन। कंपनी के शासन के अंतर्गत अब तक हमने कंपनी के शासन के अंतर्गत जो कानून लाए गए थे उसका अध्ययन अब तक हम लोगों ने किया, जिसके अंतर्गत जो पहला कानून लाया गया था वह था रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद अगला कानून लाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 का अधिनियम या एक्ट लाया गया था। फिर चार्टर एक्ट लाया गया था और चार्टर एक्ट के अंतर्गत चार चार्टर एक्ट लाए गए थे, जिसमें पहला लाया गया था 1793 में। इसके बाद 1813 में लाया गया था दूसरा चार्टर एक्ट। फिर 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया था और इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट लाया गया था। तो चार्टर एक्ट के अंतर्गत अब तक हमने चार चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन किया। और रेगुलेटिंग एक्ट देखा जाए तो लाया गया था 1773 में और पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में। तो अब तक हमने कंपनी के अधीन या कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट लाए गए थे उसका अध्ययन किया। अब आज से ताज के अंतर्गत या ताज के शासन के अंतर्गत जो कानून लाए गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला एक्ट लाया गया वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो पहला एक्ट लाया गया इसके अंतर्गत वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और यह एक्ट कब लाया गया? 1858 में। तो यहाँ एक तरफ है कंपनी का शासन और दूसरी तरफ 1858 से ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण हो जाता है कंपनी पर। वहीं से शुरुआत होती है, ताज के शासन की शुरुआत होती है और ताज का शासन प्रारंभ होता है 1858 से लेकर 1947 तक चलता है। तो पहले हम समझेंगे ताज का शासन क्या है, क्राउन का नियंत्रण किस प्रकार होता है कंपनी पर। फिर आगे हम बढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो सबसे पहले हम समझेंगे ताज के शासन के बारे में या क्राउन का नियंत्रण के बारे में। तो देखा जाए, हमने देखा कि भारत में एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है व्यापार करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है और देखा जाए उसका आगमन कब होता है? 1600 ईस्वी में। तो कंपनी का आगमन भारत में होता है 1600 ईस्वी में और कंपनी का जो उद्देश्य क्या था, भारत में व्यापार करना। लेकिन आगे चलकर क्या किया गया, कंपनी द्वारा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है और पहला जो राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ वह बंगाल में हुआ। बंगाल में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित होने के बाद क्या होता है कि यहाँ द्वैध शासन ड्यूअल सिस्टम की शुरुआत होती है और इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है कि कंपनी द्वारा लूटपाट किया जा रहा है और अंत तक आते आते 1772 तक कंपनी की जो अर्थव्यवस्था है वह डैमेज हो गई और जबकि कंपनी के अधिकारी लूटपाट के कारण धनी होते गए। तो जब कंपनी के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट से फंड की मांग की जाती है, तब इसके बारे में, कंपनी के भ्रष्टाचार के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट को ज्ञात होता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती है, पहली बार कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पहली बार कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लाती है और वह पहला कानून कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है और वह समय है 1773 का। तो यहाँ से देखा जाए कंपनी पर नियंत्रण की शुरुआत होती है ब्रिटिश संसद के द्वारा। फिर आगे चलकर लाया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है और इसके बाद चार्टर एक्ट लाया जाता है और चार्टर एक्ट
के अंतर्गत जब 1833 का चार्टर एक्ट लाया जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट लाया जाएगा, इसके माध्यम से क्या किया गया कि जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार है, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। और वह समय 1833 का। तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है और कंपनी क्या करती है, अब केवल प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य कर रही थी। 1833 के बाद कंपनी केवल प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य कर रही थी। लेकिन जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम लाया जाएगा, इसके माध्यम से क्या किया गया कि कंपनी के प्रशासनिक अधिकार को समाप्त करके यहाँ से सीधा किसका नियंत्रण हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण हो जाता है। तो ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण हो जाता है कंपनी पर। पहले कंपनी किसके माध्यम से चलाई जा रही थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से प्रशासन चलाया जा रहा था ब्रिटेन में। लेकिन अब क्या होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके क्राउन का सीधा नियंत्रण हो जाता है कंपनी पर, और यहीं से शुरुआत होती है क्राउन के शासन की शुरुआत होती है, अर्थात ताज के शासन की शुरुआत होती है। और वह समय है 1858 का। तो हमने देखा विभिन्न एक्ट के माध्यम से किस प्रकार कंपनी पर रेगुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है, और धीरे धीरे कंपनी पर, जो कि व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, स्वतंत्र थी, धीरे धीरे क्या किया जा रहा है कि इसको कंट्रोल किया जा रहा है। अंत में 1858 तक आते आते कंपनी के प्रशासनिक अधिकार को भी खत्म कर दिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण हो जाता है। तो वहीं 1858 में लाया जाता है भारत शासन अधिनियम लाया जाता है। इसी के माध्यम से क्या होता है, कंपनी के शासन को खत्म कर दिया जाता है और साथ ताज का नियंत्रण आरंभ हो जाता है। तो अब तक हमने समझा कि ताज का शासन क्या है। अब हम देखेंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए, इसको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं 1858 में कौन कौन से प्रावधान किए गए इस एक्ट के माध्यम से, तो समझते हैं। 1858 का जब अधिनियम लाया जाएगा, भारत शासन अधिनियम, उसके माध्यम से क्या किया गया कि यहाँ से शुरुआत होती है ताज के शासन की। तो यहाँ से 1858 के अधिनियम के माध्यम से क्या किया जा रहा है, ताज के शासन की शुरुआत होती है, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। तो ताज के शासन की शुरुआत होती है 1858 के एक्ट के माध्यम से। और अगला परिवर्तन क्या किया जाता है, तो पहला परिवर्तन क्या किया गया कि ब्रिटिश ताज का सीधा नियंत्रण हो जाता है, और अब जो भी कानून लाया जाएगा वह ब्रिटिश ताज के अंतर्गत लाया जाएगा। और यहीं से शुरुआत होती है ताज के शासन की, अर्थात 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत शासन कंपनी के हाथों में ले लिया, अर्थात ताज का सीधा नियंत्रण हो जाता है कंपनी पे। अब हम देखेंगे कौन कौन से प्रावधान किए गए। पहला है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद प्रदान किया गया। तो पिछली क्लास में हमने 1773 के एक्ट के बारे में देखा कि 1773 का एक्ट जब अध्ययन कर रहे थे, उसमें देखा कि कंपनी का जो प्रशासन था भारत में गवर्नर के माध्यम से, और वहीं ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चलाया जा रहा था। लेकिन जब 1784 का एक्ट लाया जाएगा, तो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक नई संस्था का गठन किया जाता है 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, और वह नई संस्था थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है इस एक्ट के माध्यम से, कब, 1784 में। तो पहले कंपनी का प्रशासन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चलाया जा रहा था ब्रिटेन में बैठकर। अब उसको नियंत्रित करने के लिए, एक रेगुलेट करने के लिए एक बीओसी का गठन किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, इसको रेगुलेट करेगा या कंट्रोल करेगा। और बीओसी में हमने देखा कुल कितने मेंबर थे, 6 मेंबर थे। तो कंपनी का जो प्रशासन है ब्रिटेन में, इसके माध्यम से चलाया जा रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। आगे चलकर 1784 के माध्यम से क्या किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए एक बीओसी का गठन किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। लेकिन 1858 के अधिनियम के माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, दोनों को समाप्त करके
समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण हो जाता है कंपनी पर, और इन दोनों को समाप्त करके एक नई संस्था का गठन किया जाता है। वह संस्था है इंडियन काउंसिल का गठन किया जाता है। और इंडियन काउंसिल में एक जो राज सचिव होगा, भारत का राज सचिव इसका प्रमुख होगा। भारत का राज सचिव इसका प्रमुख होगा। तो जो इंडियन काउंसिल है उसका गठन किया जाता है और राज सचिव इसका क्या होगा, प्रमुख होगा, जिसे भारत का राज्य सचिव कहा जाएगा। और इस इंडियन काउंसिल में कुल मिला के देखा जाए 15 मेंबर्स होंगे। 15 मेंबर्स की एक काउंसिल का गठन किया जाता है, और जिसमें 15 मेंबर के साथ साथ राज्य सचिव होगा, उसे भारत का राज्य सचिव कहा जाएगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके उनके अधिकार भारत राज्य सचिव का पद प्रदान किया जाता है। और फिर भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया जाता है इस एक्ट के माध्यम से। तो 15 सदस्यीय एक भारत काउंसिल या इंडियन काउंसिल का गठन किया जाता है, और जिसमें 15 मेंबर होंगे, और इसका प्रमुख कौन होगा, राज्य सचिव होगा ब्रिटेन का, जिसे भारत का राज्य सचिव कहा जाएगा। और अगला प्रावधान क्या किया गया कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता। तो काउंसिल के गठन के बाद यहाँ से ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि और भारत राज्य सचिव अब यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। तो यहाँ से ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण होता है, और भारत राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। और तो भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। अगला परिवर्तन भारत में क्या किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। भारत का जो गवर्नर जनरल है उसे अब क्या किया जाएगा, वायसराय की उपाधि दी जाएगी इस एक्ट के माध्यम से। तो वायसराय की उपाधि दी जाएगी भारत के गवर्नर जनरल को, और यह वायसराय अब किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा, क्राउन के। तो क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में यह वायसराय कार्य करेगा। तो आज हमने 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में अध्ययन किया और देखा कि इसके अंतर्गत क्या हो रहा कि ताज का शासन प्रारंभ हो जाता है कंपनी के शासन को समाप्त करके, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके एक इंडियन काउंसिल का गठन किया जाता है, जिसमें राज्य सचिव प्रमुख होगा और उसे भारत का राज्य सचिव कहा जाएगा। और उसकी सहायता के लिए कुल 15 मेंबर होंगे, और जो भी सलाह होगा वह भारत राज्य सचिव क्या है उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। तो 15 सदस्यीय जो काउंसिल है उसकी सलाह को मानने के लिए भारत का राज्य सचिव बाध्य नहीं होगा। तो और भारत में क्या परिवर्तन किया गया, जो गवर्नर जनरल है उसको वायसराय की उपाधि दी जाती है। अब यह ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा, वायसराय के रूप में। तो अब तक हमने देखा 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से कौन कौन से परिवर्तन किए गए। तो आज की क्लास बस इतना ही। तो तब तक के लिए धन्यवाद।